तो दोस्तों आप सबका दिल से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आशा आईएएस एकेडमी। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पे सेट कर दो। तो हम जैसे कि आपको ये बता दें कि हमने आपको कल बताया था कि हम अपने ऑनलाइन मोड में लेक्चर स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के, वो भी 11वीं क्लास से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम। तो हम आज लेकर आए हैं सबसे पहले अपना लेक्चर वीडियो। तो फिर थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, जो कि मेरा नाम है दीपक, आप जानते हैं। और ये ज्योग्राफी की क्लास है 11वीं क्लास की। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे होगी और ये स्ट्रिक्टली बेस्ड होगी आईएएस एग्जाम की रिगार्डिंग। और आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आज हम पहले पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, जो कि है द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे अर्लियर थ्योरीज क्या कहती हैं, फिर मॉडर्न थ्योरीज क्या कहती हैं। और आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले लें कि अर्लियर थ्योरीज जो थी वो रिजेक्टेड हो गई थी और इसलिए मॉडर्न थ्योरीज का आई हैं। तो अर्लियर थ्योरीज में हम क्या पढ़ेंगे, नेबुला हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, लैपलेस की रिवाइज्ड पढ़ेंगे, फिर प्लैंटमेचुरल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम बाइनरी थ्योरीज पढ़ेंगे, फिर हम इसको रिवाइज्ड वर्जन पढ़ेंगे नेबुला हाइपोथेसिस का। तो दोस्तों आपको पता ही है इमैनुअल कांट ने कब दी थी हाइपोथेसिस, ये 1755 में दी थी। और सबसे पहले हमें जानना है नेबुला क्या होता है। नेबुला होता है एक क्लाउड है जो कि गैस का और डस्ट का बना हुआ है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू कैंट, कैंट क्या बोलता है इसमें, कैंट ये कहना चाहता है कि जो नेबुला था क्लाउड, वो जब रोटेट अपने पोजीशन पर रोटेट करता जाता है मूवमेंट के अकॉर्डिंग रोटेट करता जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें धीरे धीरे सेंटर पॉइंट पे एक प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल जो भी होते हैं वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने शुरू होते हैं, यानी कि धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब वो धीरे धीरे जुड़ते आते हैं तो वो वहाँ पर क्या होता है, वो एक सन का हमारा बर्थ होता है। जब सन का बर्थ होता है तो आप सब जानते हैं सन स्टेशनरी है, तो वो अपनी ग्रेविटी, उसके बाद बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, बहुत ज़्यादा वेट है, उसकी वजह से वो क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाती हैं। तो धीरे धीरे इस वजह से वो प्लैनेट की शेप में आ जाते हैं। तब यहाँ पे सिंपल से इसने बताया है कि बस वो नेबुला था, वो रोटेट कर रहा है और वो रोटेट करता करता क्या होता है, उसमें सन का बर्थ हो जाता है, क्योंकि एक सेंटर पॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो उससे क्या होता है, वो एक प्लैनेट बन जाते हैं, धीरे धीरे सन बन जाता है, उससे धीरे धीरे बाकी और चीज़ें जुड़ते जाते हैं, एलिमेंट जुड़ते हैं, तो वो उसमें प्लैनेट बन जाते हैं। इसमें रोल ऑफ ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से इस चीज़ को अब देखिए इस चीज़ में इतनी ज़्यादा क्लैरिटी तो आई नहीं किसी भी चीज़ को, साइंटिस्ट को, जो अदर साइंटिस्ट है उसमें आर्गूमेंट भी हुए कि भाई आपने सीधा बता दिया कि नेबुला घूम रहा था, उसमें सन आया, तो सन कैसे आया, ये बर्थ कैसे हुआ, कोई चीज़ अपने इतनी क्लैरिटी नहीं आई। तो इसी वजह से इसको उस टाइम पे इसके बाद क्या किया है, नहीं हमें इसको चेंज किया गया और नई हाइपोथेसिस मानी गई जो कि प्लैनेटेरियल हाइपोथेसिस थी। तो अब हम पढ़ेंगे प्लैनेटेरियल हाइपोथेसिस, जो कि 1905 में चैम्बरली और माउंटेन ने दी थी। तो इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना है प्लैनेटेरियल होता क्या है। प्लैनेटेरियल क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल जब जुड़ जाएँ, इकट्ठे हो जाएँ, वो भी अंडर द प्रेशर ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्लैनेटेरियल। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है, इसमें वो कहता है थ्योरी में जो कहता है कि भाई सन जो होता है, सन अपनी जगह पे होता है और वहाँ से दूर से कोई अननोन प्लेस से या मतलब कि वेंटरिंग स्टार होता है, आवारा स्टार कोई आता है घूमता हो। अब आपको पता है जो स्टार होगा, जो आया होगा, उसकी भी अपनी ग्रेविटी होगी, सन की भी अपनी ग्रेविटी। वो जो सन से बहुत धीरे से गुजरता है और जब धीरे से गुजरता है वो क्या कहता है, छोटे 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 उससे मतलब कुछ ना कुछ हिस्से से निकलते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप देखते हैं सिगार शेप जो उसमें निकलता जाता है, ठीक है, निकलता जाता है उससे। तो जब वो उससे निकल जाता है तो वो क्या कहते हैं, जो स्टार था मेन, जो मतलब मदर स्टार आप कह सकते हैं, वो तो चले गया। जो छोटे छोटे स्टार जो पार्टिकल मतलब बचे थे जो भी, वो क्या कहते हैं, वो सन के इर्द गिर्द घूमना शुरू करते हैं, रिवॉल्व करना शुरू करते हैं। जब वो उसके रिवॉल्व करते जाते हैं स्लोली स्लोली, तो वो क्या होता है, एक टाइम पे वो कंडेंस हो जाते हैं, छोटे थोड़ा और ज़्यादा मतलब क्लोज हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है वो एक प्लैनेट की शेप में आ जाते हैं। तो हम अगर शॉर्ट में इसको आपको बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं प्लैनेटेरियल हाइपोथेसिस क्या कहती है। प्लैनेटेरियल हाइपोथेसिस कहती है कि जो एक सन था वो अपनी जगह पे था और वहाँ से एक दूर से एक स्टार आता है, ठीक है, वेंटरिंग स्टार आता है। वो क्या करता है, जो सन के पास से गुजरता है, सन की अपनी ग्रेविटी होती है, जो स्टार होता है उसकी भी अपनी ग्रेविटी होती है। जब वो पास से निकलता है उससे क्या होता है कि जो जो मदर स्टार है, जिसको हम मदर स्टार भी कहते हैं, वेंटरिंग स्टार कहते हैं, उसको मदर स्टार भी कह सकते हैं, उससे क्या है, कुछ चीज़ें उसके कुछ ना कुछ टुकड़े हिस्से वो टूटता जाता है और निकलता जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक सिगार शेप में आप ले सकते हैं उसको, ठीक है, उसका निकलता जाता है। तो वो क्या कहते हैं, जब वो तो चले जाता है मदर स्टार, पर जो उसका बाकी जो बेबीज है उसके बचते, बेबी बेबी प्लैनेट हम जिसको कह सकते हैं,
वो बचते हैं, वो क्या कहते हैं, वो एक सन के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सन में बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है। वो सन के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं, तो वो धीरे 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 अपनी शेप में आते हैं, और स्लोली स्लोली क्या होता है, वो कंडेंस होते हैं और वो प्लैनेट की शेप में आ जाते हैं। ये थ्योरी कहती है, ठीक है, प्लैनेटेरिज्म की ये थ्योरी। तो देखिए इस स्लाइड में क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे ओटो जो हैं वो रशियन साइंटिस्ट हैं, और जो कार्ल हैं वो जर्मन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ी सी नेबुला हाइपोथेसिस है उसको रिवाइज कर दिया। और इन्होंने रिवाइज करने में ज़्यादा कुछ नहीं इन्होंने किया। तो उसमें क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि भाई जो सन था वो नेबुला उसके आसपास था, तो क्या हुआ, तो ये थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है सन वॉज सराउंडेड बाय द नेबुला, जो कि नेबुला है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का ऑलमोस्ट मिश्रण है, ठीक है, वो ये इसमें। और इसमें क्या बाद में कहता है, वो क्या कहता है, वो द फ्रिक्शनल कोलिजन ऑफ पार्टिकल एट द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप। वो कहता है जब धीरे धीरे वो जब रोटेट करता है, वो उसमें जो फ्रिक्शन होती है और जो कोलिजन होता जाता है, वो धीरे धीरे, एक तो सबसे पहले वो पार्टिकल जो भी है क्लोज होते जाते हैं, और दूसरी बात उसका फ्रिक्शन होती है, वो क्या होता है, डिस्क शेप्ड में आ जाता है, डिस्क शेप्ड में आता है। और इसमें एट्रिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस, ठीक है। एट्रिशन प्रोसेस की वजह से वो डिस्क शेप में आ जाता है। और हम सबसे पहले अब देखते हैं एट्रिशन क्या होता है। एट्रिशन होता है दोस्तों लेयर बाय लेयर किसी की चीज़ का जुड़ जाना, उसको हम कह सकते हैं एट्रिशन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, नेबुला जो होता है वो जब घूम रहा होता है, इधर होता है, डिस्क शेप में आ जाता है, तो वो क्या कहते हैं, परत बाय परत, एक बार लेयर बाय लेयर इसके ऊपर चढ़ जाता है, तो वो होता है एट्रिशन। तो दोस्तों आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये जो अर्ली थ्योरी सब रिजेक्ट हो चुकी थी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब टाइम आता है तो इसके बाद हमें साइंटिस्ट जो होते हैं वो नई थ्योरी निकालते हैं, जो कि मॉडर्न थ्योरीज में आती है। तो मॉडर्न थ्योरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। तो हम चलो आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ाएंगे। दोस्तों जो बिग बैंग थ्योरी है हम उसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, जो कि जॉर्ज लेमेंटिन, जो कि फादर बिग बैंग है, उन्होंने दी थी। और ये जो 1920s में थी, ये एडविन हबल जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पे एविडेंस दिए थे काफ़ी सारे कि जो ये यूनिवर्स है ये एक्सपैंड कर रहा है। और इसी के नाम पे जो हबल टेलीस्कोप है नासा का, वो इसी के नाम पे दिया गया था एडविन, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे बिना टेलीस्कोप के ऊपर अपनी स्टडीज़ के ऊपर इन्होंने ये दे दी थी, हाइपोथेसिस दे दी थी कि भाई जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं आज बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है। बिग बैंग थ्योरी जो कहती है, इसमें क्या कहते हैं कि जो एक हमारे यूनिवर्स से पहले, मतलब जब यूनिवर्स स्टार्ट हो, एक टाइनी बॉल थी जिसके ऊपर मतलब अनइमेजिनेबल प्रेशर था, टेम्परेचर था, इन्फिनाइट डेंसिटी थी उसकी, स्मॉल वॉल्यूम थी, एकदम सारा कुछ, मतलब आप समझ लें एक पूरे ब्रह्मांड को एक सुई की नोक के बराबर आप उसको फिट कर दें, ठीक है। तो उसमें ये होता है, तो उसमें क्या होता है, उसके बाद ये एक ब्लास्ट होता है वहाँ पे, बहुत बड़ा ब्लास्ट, ठीक है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ ब्लास्ट होता है जो कि 13.7 बिलियन ईयर पहले हुआ है, ठीक है। तो इतना ये ब्लास्ट होता है, उसके बाद हमारी ये सिस्टम पूरा सोलर प्लैनेट बनता है, अलग अलग गैलेक्सीज बनती हैं, सन बनता है, प्लैनेट बनते हैं, ये सब कुछ वहीं से बनता है। तो जब 13.17 बिलियन साल पहले ये हुआ था, उसके बाद क्या होता है, विद इन 3 लाख ईयर से, तो उसके बाद क्या होता है, 3 लाख साल पहले इसका टेम्परेचर जो कि धीरे धीरे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, जो कि 45,000 केल्विन तक पहुंच जाता है। तो उसके बाद है यूनिवर्स जो होता है ट्रांसपेरेंट हो जाता है, हमें दिखना शुरू हो जाता है कि मतलब ये प्लैनेट सबसे पहले एटॉमिक मैटर सबसे पहला कब क्रिएट हुआ, आपको ये पता होना चाहिए, 3 लाख ईयर पहले, जो कि उस वक्त टेम्परेचर मतलब 45,000 केल्विन के आसपास रहा था, और ये टेम्परेचर तब मतलब सबसे पहला एटॉमिक मैटर क्रिएट हुआ था, और जो यूनिवर्स था वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया था। तो अब अगर हमें किसी को कॉमन भाषा में समझाना हो कि ये यूनिवर्स वगैरह कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन कैसे करना हो, तो हम सिंपल से कह सकते हैं भाई ब्रह्मांड की जब स्टार्ट हुई सबसे पहले एक मतलब एक टाइनी बॉल समझ लें आप, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी, मतलब इन्फानाइट था, ठीक है, सब उसमें घनत्व उसका और इसका टेम्परेचर उसका प्रेशर इन्फानाइट था, अनइमेजिनेबल था, ठीक है। और एक टाइम के बाद क्या होता है, वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। जब ब्लास्ट हो जाता है तो वो क्या होता है, उससे बहुत सारी गैलेक्सीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। ब्लास्ट होने के बाद सारी चीज़ ये फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अबाउट 3 लाख ईयर के बाद क्या होता है, सबसे पहला एक एटॉमिक मैटर क्रिएट होता है, ठीक है, हमारे इस यूनिवर्स में, जो कि बहुत 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 सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही प्लानट मैटर बनना था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले ये होता है, बस यही है सिंपल सी आपकी बिग बैंग थ्योरी।
देखिए दोस्तों, अब हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना जो कि द स्टार फॉर्मेशन। तो स्टार फॉर्मेशन कैसी होती है, देखिए जब बिग बैंग होती हुई जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद क्या होता है, अब जब अलग अलग चीज़ें बनती हैं उसके बाद बहुत सारे एटम्स, प्लैनेट्स या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो अभी सबकी डेंसिटी तो एक जैसी होगी नहीं, जिन कईयों की डेंसिटी एक जैसी थी, कईयों के अलग अलग थी, कईयों में कुछ था, कईयों का शेप अलग, मैटर अलग, सब कुछ, टेम्परेचर ये वो सब कुछ अलग था उनका, ठीक है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे जब क्लोज आते हैं तो वो कई स्टार बन जाते हैं, ठीक है। अब जब आपको पता है बहुत सारे स्टार बन के एक गैलेक्सी बनाते हैं, ठीक है। तो एक गैलेक्सी जो है, मतलब वो हम कह सकते हैं गैलेक्सी में आपको इन्फानाइट नंबर ऑफ़ स्टार्स होंगे, ठीक है। उसमें इन्फानाइट नंबर ऑफ़ स्टार्स होंगे। तो क्या होता है, जब गैलेक्सीज बनती हैं, हर एक गैलेक्सी अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, कोई अलग डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी, मतलब बहुत सारी गैलेक्सीज बनती है, एक ही गैलेक्सी नहीं बनती कि सिर्फ एक ही गैलेक्सी बनी थी, बहुत सारी गैलेक्सी बनी थी। और हम कह सकते हैं डायमीटर एक गैलेक्सी का, आप दोस्तों इमेजिन नहीं कर सकते कितना हो सकता है, 80,000 से लेके 150 लाइट ईयर तक हो सकता है इसका, ठीक है। मैं ये आज देखना चाहता हूँ कि कौन बच्चा ये सुन रहा है, और मुझे एक चीज़ बताइए, एक लाइट ईयर कितना होता है, ये प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं, 1 लाइट ईयर में कितने ईयर होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है, ये जो स्टार्स बनते हैं ये कम से कम 5 से 6 बिलियन साल पहले बनते हैं, ये कोई आज के नहीं बने हैं दोस्तों। देखिए इन शॉर्ट में हम बताना चाहेंगे स्टार फॉर्मेशन कैसे हुई। जब बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग के बाद क्या हुआ, बिग बैंग के बाद वो कहते हैं कि छोटे जब जब एटम्स बनते हैं, अलग अलग जिनकी डेंसिटी होती है, टेम्परेचर होता है, अलग अलग प्रेशर होता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते जाते हैं, तो क्या होता है, स्टार्स बनते हैं, बहुत सारे स्टार्स बनते हैं। और जब बहुत सारे स्टार्स बनते हैं और गैलेक्सीज बनना शुरू हो जाती हैं, गैलेक्सीज में बनती है, गैलेक्सी के अपनी अपनी गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, एक गैलेक्सी बनती है, फिर दूसरी बनती है, तीसरी बनती है, इस तरह से इन्फिनाइट नंबर ऑफ गैलेक्सी बनती है। आज तक हम किसी को नहीं पता कि कितनी गैलेक्सी बन चुकी हैं, या कितनी हैं, या कितनी और बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो गैलेक्सीज बनती हैं उसके बाद अपनी, आपको पता है अपनी गैलेक्सी की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, तो इसका अपना ही एक अलग इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं अपनी हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हम आते हैं, उसके बाद और भी गैलेक्सीज हैं, उनका अपना अलग सिस्टम होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं गैलेक्सीज कैसे बनी है, स्टार कैसे बनी है, और अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट कैसे बनते हैं, ठीक है। अब आपको मैं ये सिंपल सी बात बताता हूँ, जो प्लैनेट होते हैं वो हर एक प्लैनेट एक जैसा नहीं होता, प्लैनेट अलग अलग होते हैं। और जैसे कि हमारा अर्थ एक प्लैनेट है, इसमें लाइफ है, बाकी प्लैनेट्स में लाइफ मे भी पॉसिबल है, मे भी नहीं है, अभी इसकी कोई कन्फर्मेशन, बट हम फिर भी ना लेके चलते हैं। तो वैसे कि जैसे कि आपको पता एलोन मस्क जो हमारे जो इस साइंटिस्ट हैं, वो भी हमें लेके जाएंगे, अभी मार्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो प्लैनेट फॉर्मेशन कैसे होती है। तो दोस्तों यहाँ पर नेबुला जो होता है, हम देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट पढ़ेंगे, इसको 3 स्टेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। 3 स्टेजेस पढ़ेंगे, जो 3 स्टेजेस की इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेबुला जो होता है वो क्या होता है। नेबुला के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस के होता है, अंडर होता है, जो कि उसकी होती है, सन की होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो एक टाइम पे उसका कोर बनता है सबसे पहले। वो कैसे बनता है, जैसे वो स्टेट कर दिया, वो काफ़ी सारा प्रेशर होगा, वो अट्रैक्शन भी होगी, इसमें कोलिजन भी होगा, तो उससे करते करते क्या वो एक कोर बन जाता है। कोर बनने के बाद क्या होता है, प्लैनेटेमिजन होता है। प्लैनेटेमिजन में क्या होता है, प्लैनेटेमिजन में ये होता है कि भाई जब वो डिस्क शेप में आ जाता है, उसमें डिस्क शेप में आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो अलग अलग जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। और वो जुड़ने के बाद क्या होता है, प्लैनेटेमिजन भी यही होता है, कोइंसिडेंस होता है, यानी कि जुड़ते जाना, और जुड़ते 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 क्या होता है, एक प्लैनेट की शेप में आ जाता है। और वो जैसे आप देख सकते हैं, जब एक कोर बनता है, कोर बनने के बाद क्या होता है, वो और भी ज़्यादा उसके जो आस पास के मैटर होते हैं वो उसका जुड़ते जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं, उसका प्लैनेटेमिजन होता है, और वो एक शेप में आ जाता है, ठीक है। तो जब प्लैनेटेमिजन होता है तो वो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कंडेंसेशन होती है उनकी, धीरे धीरे वो ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, और साथ साथ में जुड़ते जाते हैं, और ज़्यादा जुड़ते जाते हैं, वो एकदम क्लोज टाइट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फाइनल स्टेज पे जमा आते हैं। फाइनल स्टेज पे जो अलग अलग प्लैनेटेमिजन होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं, और वो एक फॉर्मेशन एक प्लैनेट का बनाते हैं, ठीक है। ये होती है एक प्लैनेट की फॉर्मेशन। इन शॉर्ट में हम बताएं तो एक सबसे पहले एक नेबुला था, नेबुला के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, वो एक कोर का फॉर्मेशन करती हैं। जब कोर बनता है उसके बाद प्लैनेटेमिजन स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा स्टार्ट है प्लैनेटेमिजन। प्लैनेटेमिजन में क्या होता है कि भाई
जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ जुड़ते जाते हैं, धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है वो एक डिस्क शेप में सन के इर्द गिर्द रोटेट करना शुरू करते हैं। जब वो रोटेट करना शुरू करते हैं वो आपस में कोई से नेचर के होते हैं, वो जो और आसपास के जो पार्टिकल है वो जुड़ जाते हैं। वो जुड़ने के बाद क्या होता है वो एकदम कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और थोड़ा राउंडेड शेप में आ जाते हैं। राउंडेड शेप में आ जाते हैं तो उसके बाद जो हमारी फाइनल स्टेज है उसमें क्या होता है वो जो अलग अलग पार्टिकल होते हैं राउंडेड शेप में, वो ज़्यादा मतलब छोटे से और ज़्यादा जुड़ते जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ते हैं और बड़ा एक प्लैनेट की फॉर्मेशन में आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारी प्लैनेट की फॉर्मेशन होती है। तो अब हम पढ़ेंगे अवर सोलर सिस्टम। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दूँ, इसमें एक सन है हमारा, 8 प्लैनेट है और 63 मून्स हैं। वो अब आप पूछेंगे 63 मून कैसे हैं, वो चलो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि कितने कैसे कौन से प्लैनेट के कितने मून्स हैं। तो हम देखते हैं इसमें एस्ट्रॉयड भी होंगे, इसमें कॉमेट भी होंगे, इसमें ह्यूज क्वालिटी ऑफ डस्ट ग्रीन भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें क्या होता है जो ये हमारा जो सोलर सिस्टम है जो कि बहुत बड़ा है, इसमें क्या है, इसमें 8 प्लैनेट है, ठीक है। जो हमारे सबसे पहले जो हम इसको क्या करते हैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इनर प्लैनेट करते हैं, टेरेस्ट्रियल करते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होगा जो कि अर्थ लाइक होंगे, ठीक है, अर्थ के जैसे होंगे। और जो अदर 4 होंगे वो होंगे जोवियन प्लैनेट, यानी कि गैसेज शेप में, जो कि जुपिटर के साथ मतलब मेल खाते होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे क्या होता है प्लैनेट्स आते हैं, मरकरी आता है, वेनस आता है, अर्थ आता है, मार्स आता है, ठीक है। ये 4 आ गए जिसको हम इनर प्लैनेट कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के आसपास रहते हैं। ये हमेशा याद रखना, ये जो 4 प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ये इनर प्लैनेट, ये कहाँ पर है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट में, ठीक है। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मुझे आज कमेंट पे देखना चाहता हूँ कौन बच्चे को पता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पर है, किन 2 प्लैनेट के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है। फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं द रेस्ट, जो 4th प्लैनेट है वो है जोवियन प्लैनेट, जो कि गैसेज के ऊपर है, ठीक है। अब मुझे ये भी बताना, सॉरी, आज देखें आप कहेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो मैं फिर भी आप जानना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं जो नेक्स्ट 4 प्लैनेट है वो हमारे कौन से होंगे, ठीक है, जोवियन के बाद में जो होंगे। मतलब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए इसका आंसर तो हमें यहीं पे से मिल गया है, फिर भी आपको मैं बता दूँ। यहाँ पे हमारे पास देखिए जो ये एक स्क्रीनशॉट लिया मैंने, जो एनसीईआरटी से लिया है, तो आप इसको भी ज़्यादा ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। जो हमारा जुपिटर है इसके 53 मून्स हैं और सैटर्न के 53 हैं, यूरेनस के 27 है। ये इसकी मतलब सैटेलाइट्स अलग अलग, ठीक है, सॉरी मैंने मून कह दिया, ये सैटेलाइट है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लें। चलो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, थैंक यू आज की वीडियो के लिए। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम रेगुलर इस वीडियो को बनाते रहें और ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू ही चलेगी। सो दोस्तों थैंक यू।